फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। और कल हम लोगों ने पीएल का फॉर्मेट देखा था कैसे बनाते हैं, और उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कंप्यूट करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या चीज है, गुड्स या सर्विसेज बेच के जो भी हम कमा रहे हैं, गुड्स या सर्विसेज बेच के हम जो भी रेवेन्यू कमा रहे हैं, दैट कम्स अंडर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और उसके अलावा जो मेरी कमाई है, उसके अलावा की जो मेरी कमाई है वो सब किस में आएगी, वो सब आपकी आ जाएगी अदर इनकम में। ठीक है, वो सब किस में आ जाएगी, अदर इनकम में। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आप ऐड करोगे जब अदर इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में जब आप अदर इनकम ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल रेवेन्यू। तो आपको क्या प्राप्त होगा, टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो हमने ये चीज देखी थी कि इनकम साइड हम कैसे बनाते हैं अपने स्टेटमेंट ऑफ पीएल का, कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लेते हैं और अदर इनकम लेते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं और फिर हमारा टोटल रेवेन्यू आ जाता है। फिर हम एक्सपेंसेस में आए। एक्सपेंसेस में हमने दो चीजें देखी थी। ठीक है, एक्सपेंसेस में हमने देखा दो तीन चीजों को कि जो हम लिखते हैं, क्या क्या थी वो। पहला तो हम लोगों ने हमने देखा था कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आखिर कैसे निकाला जाता है, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग रॉ मटेरियल और प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। ठीक है, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। ठीक है, सेकेंड है स्टॉक एंड ट्रेड जो मैं परचेज करता हूं। ठीक है, स्टॉक एंड ट्रेड जो मैं परचेज करता हूं वो आएगा किसमें, एक्सपेंसेस में। तीसरा है चेंज इन इन्वेंट्री। ठीक है, चेंज इन इन्वेंट्री, किस चीज की इन्वेंट्री का चेंज हमें निकालना है, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री का चेंज, डब्ल्यूआईपी की इन्वेंट्री का चेंज और स्टॉक एंड ट्रेड की इन्वेंट्री का चेंज। ठीक है, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, डब्ल्यूआईपी और स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब आप देखिएगी थोड़ी देर में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अगली चीज हमें जो पीएल में डिस्कस करनी है वो क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ये हमारा चौथा एक्सपेंस है जो हम पीएल में लिखेंगे। एम्प्लॉय बेनिफिट में एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए जो भी एक्सपेंसेस इनकर कर रहा है, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए जो भी एक्सपेंसेस इनकर कर रहा है, दैट कम्स अंडर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या आ सकता है, इसके अंदर आपका आएगा सैलरी या वेजेस सबसे पहली चीज तो। ठीक है, सैलरी वेजेस सबसे पहली चीज तो आपका आ जाएगा किसमें, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। उसके बाद जो बोनस या लीव इनकैशमेंट दे रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, वो भी आ जाएगा। ठीक है, क्या क्या आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में, सैलरी वेजेस जो है एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय को दे रहा है वो, बोनस और लीव इनकैशमेंट वगैरह। लीव इनकैशमेंट ले लो या कोई और कैश बेनिफिट जो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, दैट विल आल्सो कम अंडर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो बोनसेस और अदर कैश बेनिफिट्स भी आते हैं किसमें, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। ठीक है, लीव इनकैशमेंट क्या होता है, लीव इनकैशमेंट मैंने अभी बात की, तो लीव इनकैशमेंट का क्या मतलब है कि देखो, अगर हर एक एम्प्लॉय को साल की एक फिक्स छुट्टियां मिलती हैं जो कि वो ले सकता है। ठीक है, हर एक एम्प्लॉय को साल की एक फिक्स छुट्टियां मिलती हैं जो कि वो ले सकता है। जैसे कि मान लो एक एम्प्लॉय को कहा गया कि साल में 50 छुट्टियां आप ले सकते हो अदर देन संडेज। ठीक है, और आपका पैसा नहीं काटा जाएगा, आपकी सैलरी नहीं कटती उसमें। ठीक है, कि ये तो आपको मिलता होगा फिर। हाँ मिलता है, पर प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलता है।
50 की संख्या नहीं होती है, प्राइवेट सेक्टर में केवल 10-15 ही होता है। ठीक है, तो हम कहाँ थे? हाँ, तो एक फिक्स नंबर ऑफ छुट्टी एम्प्लॉयर कहता है कि आप ले सकते हो और आपकी तनख्वाह नहीं कटेगी साल की। अब अगर आप वो छुट्टी लेते हो तो आपकी तनख्वाह नहीं कटती है, लेकिन मान लो अगर आप वो छुट्टी नहीं लेते हो, इंस्टेड यू चूज कि नहीं हम काम करेंगे, तो जितनी भी आपकी रिमेनिंग छुट्टियां होती है ना उस स्लॉट की, उस स्लॉट के बराबर जो आपकी सैलरी होती है वो आपको दे दी जाती है। ठीक है, जैसे कि मान लो 50 दिन आपको एम्प्लॉयर ने कहा कि आप छुट्टी ले सकते हो और आपकी तनख्वाह नहीं कटेगी। 50 लीव्स उसने आपको अलाउ कर रखी है। द लीव्स अलाउड बाय द एम्प्लॉयर आर हाउ मच? 50, और आपने एक्चुअल लीव्स लिए 40, तो 10 दिन ऐसे आपने काम किए हैं, 10 ऐसे दिनों पे आपने काम किया है जिस दिन आपका काम करना बनता ही नहीं था, जिस दिन आपकी छुट्टी थी। ठीक है, 10 ऐसे दिनों पे आके आपने एम्प्लॉयर के लिए काम किया जिन दिनों पे आपका काम करना बनता ही नहीं था, आपकी छुट्टी बनती थी, लेकिन तब भी आपने आके काम किया है, तो 10 दिनों की सैलरी एम्प्लॉयर आपको क्या करेगा? देगा। ठीक है, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज लीव एनकैशमेंट। ओके, दैट विल बी कॉल्ड एज लीव एनकैशमेंट। क्लियर है? कोई डाउट सर? यस सर, क्या क्लियर है। क्लियर है? ओके, चलिए अगला बात करते हैं। अगला है मेरा फाइनेंस कॉस्ट। अगला एक्सपेंस जो मैं लिखूंगा पीएल में, दैट इज फाइनेंस कॉस्ट। अब फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या आएगा? तो बिजनेस को अपना कंपनी को अपना बिजनेस चलाने के लिए कई सारे पैसों की जरूरत पड़ती है। कंपनी पैसों का जुगाड़ कहां कहां कैसे करती है? नंबर 1 इक्विटी शेयर से, है ना? इक्विटी शेयर से जुगाड़ करती है। सेकंड प्रेफरेंस शेयर से, है ना? थर्ड डिबेंचर से। थर्ड कहां से करती है? डिबेंचर से। चौथा लोन से। ठीक है, क्लियर है? तो इक्विटी शेयर होल्डर्स पे हमें क्या करना पड़ता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड देना पड़ता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनको डिविडेंड देना पड़ता है। ठीक है, डिवेंचर होल्डर्स को हमें क्या करना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। लोन जिनसे लिया है उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो प्रत्येक सोर्स जहां से मैंने पैसा उठाया है, प्रत्येक सोर्स जहां से मैंने पैसा उठाया है, कंपनी ने पैसा उठाया है, वहां पे कुछ ना कुछ पेमेंट हमें करनी पड़ रही है ना, उसके लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट मुझे उठानी पड़ेगी ना। ऑल दिस कम्स अंडर फाइनेंस कॉस्ट। क्लियर है? तो यानी जितना भी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स वगैरह मैं पे करूंगा, इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह मैं पे करूंगा, तो वो कहलाता है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट को मैं सीधे सपाट लफ्जों में मैं कहता हूं पैसों का जुगाड़ करने की कॉस्ट। पैसों का जुगाड़ करने की कॉस्ट। क्लियर है? क्लियर है? यस सर, बढ़िया है। अच्छा, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स आपने क्लियर किया? ये है कि नहीं कोर्स में? कल पता चलेगा सर, लेने का टाइम आ गया है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। नेक्स्ट है क्या? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये आपको 11th से ही क्लियर होगा। डेप्रिसिएशन था क्या? फिक्स टैंजिबल एसेट्स की जो वैल्यू कम हो रही है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, और अमोर्टाइजेशन क्या होता है? फिक्स्ड इनटैंजिबल एसेट्स जो है उनकी जो वैल्यू में कमी आती है, दैट इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन। क्या ये चीज क्लियर है? हाँ, और
फिर लास्ट में अदर एक्सपेंसेस, अगर कोई और खर्चे बच गए जो ऊपर की 6 कैटेगरीज में नहीं आ पाए, अगर कोई और खर्चे बच गए जो ऊपर की 6 कैटेगरीज में नहीं आ पाए तो वो अदर एक्सपेंसेस में लिखे जाएंगे। जैसे कि सर एग्जांपल दीजिए कुछ, कैरेज आउटवर्ड ले लो, कैरेज इनवर्ड ले लो, प्रिंटिंग स्टेशनरी ले लो, सेंट्री एक्सपेंसेस, ये सब आएंगे इसमें। क्लियर है कि नहीं आपको? क्लियर है? इसमें आएंगे। है? क्या बोल रही हो? आप चिल्ला लीजिए सर, आप फिर आपको सुनाई नहीं देगा। हाँ, क्लियर है कि नहीं? मैंने कहा ऊपर की जो 6 कैटेगरीज पड़ी है ना हमने, उसमें अगर कोई एक्सपेंस नहीं आ पा रहा है तो उन सबको अदर एक्सपेंसेस में डाल दोगे। अदर एक्सपेंस जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, सारे अदर खर्चेस में आएंगे। ठीक है, तो इसकी कैटेगरी बहुत ब्रॉड हो सकती है, पर मैं एग्जांपल के तौर पे कुछ बता दूं तो कैरेज आउटवर्ड ले लो, कैरेज इनवर्ड ले लो, प्रिंटिंग स्टेशनरी ले लो, सेंट्री एक्सपेंसेस ले लो। ठीक है, ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी। बराबर है? ओके, आपने 1 2 3 4 क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 4 मैंने कहा लिख रखा है? वो सेकंड वाले कॉलम में कि फर्स्ट वाले में? सेकेंड वाले में वो जो मैं लिख रहा हूँ वो मैंने नोट नंबर लिख रखा है। याद है इश्यू ऑफ डिवेंचर्स का चैप्टर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जब मैं लिखता था तो उसके आगे नोट नंबर लिखता था ना, 1 करके। और फिर उसका काम क्या होता था कि मैं एक नोट्स टू अकाउंट्स बनाता था। नोट्स टू अकाउंट्स में मैं क्या करता था, उस लॉन्ग टर्म बोरोइंग का बाइफरकेशन करके दिखाता था कि डिवेंचर्स कितना है, बैंक लोन कितना है। तो यहां भी जिन चीजों का मुझे बाइफरकेशन करके दिखाना होगा ना, उसके आगे मैं नोट नंबर लगा रहा हूं। ठीक है, ओके। इसके बाद मैं सारे एक्सपेंसेस का टोटल करूंगा और मुझे मिल जाएगा क्या, टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, सारे एक्सपेंसेस का मैं टोटल करूंगा और मुझे मिल जाएंगे टोटल एक्सपेंसेस मेरे। अब आपके पास आपका टोटल रेवेन्यू है, आपका टोटल एक्सपेंस है। अगर रेवेन्यू एक्सपेंस से ज्यादा है तो आपको लॉस प्रॉफिट हो रहा होगा, अगर रेवेन्यू लॉस से कम है तो आप एक्सपेंस से कम है तो आपको लॉस हो रहा होगा। ठीक है, तो ये करने के लिए आप क्या करोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लोगे। आप अपने रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करोगे। अगर ये पॉजिटिव आया तो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, अगर नेगेटिव आया तो लॉस हो रहा होगा। ठीक है, इसमें से अगर आपको सरकार को कोई टैक्स पे करना है, अगर कोई टैक्स पे करना है तो वो टैक्स आप माइनस कर दोगे और उसके बाद आपका आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दिस विल बी योर एक्चुअल नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विल बी योर एक्चुअल नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। क्या ये चीज क्लियर है कि नहीं, आपको बताइए। पूरा पीएलएम ने समझ लिया है, क्लियर है कि नहीं? हेलो। क्लियर है, बताओ। यस सर। चलो बढ़िया है। कोई डाउट्स हो तो पहले बताओ, नहीं तो फिर बैलेंस शीट पे पढ़ते हैं। प्रॉफिट बिफोर और आफ्टर टैक्स लिखना जरूरी है? ऑब्वियसली। देखो, अब पीएल के उसके ऊपर क्वेश्चन आते नहीं है, पीएल कंस्ट्रक्ट करने के ऊपर। ठीक है, एक काम करना, सीबीएसई ने तो हटा दिया है, पता नहीं आईसीएसई ने हटाया है कि नहीं। ये वाला क्वेश्चन चैप्टर निकालो अपनी बुक में और एक्सरसाइज में जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दे रखे हैं उसकी फोटो खींच के भेज दो, जितने भी दे रखे हैं मुझे देखने पड़ेंगे। ठीक है, अभी तुरंत? अभी तुरंत नहीं, क्लास के बाद। ठीक है, लेकिन याद से कर देना, याद से कर देना, क्योंकि देखो हुआ क्या है, पिछले साल तक इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब पीएल को बनाने के क्वेश्चंस तो नहीं थे कोर्स में हमेशा से, लेकिन बैलेंस शीट को बनाने के क्वेश्चंस आपके कोर्स में रहते थे, बोथ सीबीएसई और आईसीएसई में। पर सीबीएसई ने इस साल क्या किया है, बैलेंस शीट को कंस्ट्रक्ट करने के भी क्वेश्चन हटा दिए इस चैप्टर से। तो ये जो चैप्टर रह गया है ना, ये एक तरीके से थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर रह गया है। बस हमें बैलेंस शीट बनाना सीखना है, पीएल बनाना सीखना है, और इससे जो क्वेश्चन आएंगे वो केवल ऐसे आएंगे कि बताओ ये चीज किस हेड में लिखी जाएगी, ये चीज कौन से हेड में लिखी जाएगी, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ये सीबीएसई में है, पर आईसीएसई में भी वो चेंज किया गया है कि नहीं किया गया है, वो देखने के लिए मुझे आपकी एक्सरसाइज देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे भेज देना इस चैप्टर के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज के। हाँ जी, तो ये क्लियर है ना, बैलेंस शीट अब समझना शुरू करते हैं। ठीक है, और ये बताओ कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़ाया गया स्कूल में कि नहीं? सर पढ़ाया गया था, लेकिन उसके बाद से उसका कोई जिक्र नहीं हुआ। जिक्र नहीं हुआ मतलब?
वो जिक्र करने लायक चैप्टर भी नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। मतलब इसका कि उसे एकदम टर्म के स्टार्टिंग में, 12th के स्टार्टिंग में पढ़ाया गया था। उसके बाद से सर ने ये ना उसके कोई भी क्वेश्चन दिए करने को, मतलब एग्जाम वगैरह में, और ना ही उसके बारे में बोला कि वो आएगा कि नहीं आएगा। मुझे नहीं पता। वो भी क्या कोर्स से कटा हो सकता है? हो सकता। चलो, अगर कटा होगा तो भी सही है। चलो, बैलेंस शीट पे आता है। बैलेंस शीट में हमें, आप जानती है, दो साइड होती है, ठीक है। वही चार कॉलम्स बनाने, पर्टिकुलर, नोट नंबर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ठीक। बैलेंस शीट में दो साइड होती है, आप जानती हो भली भांति, एक लाइबिलिटी एक एसेट, ठीक। सबसे पहले हम लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। और उसमें सबसे पहले मैं लिखूंगा क्या? शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स क्या चीज है? सर इसका ऐसा क्यों है ये बैलेंस शीट? क्योंकि कुछ तो अलग होगी ना। जो टी शेप्ड वाली बैलेंस शीट थी वो किसकी होती थी? सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप की। अब कंपनियों की बैलेंस शीट कुछ अलग तरीके से बनाते हैं। साल 2013 के पहले कंपनी भी अपनी बैलेंस शीट ठीक उसी तरह बनाती थी जैसे कौन बनाता है? कंपनी भी अपनी बैलेंस शीट ठीक उसी तरह बनाती थी जैसे सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अब आपका जो 2013 के बाद से जब नया कंपनीज एक्ट आया 2013 वाला, तो उसने मैंडेटरी कर दिया कंपनियों के लिए कि वो इस तरीके से अपनी बैलेंस शीट बनाए, ठीक है। क्यों किया गया? ताकि कंपनी अपनी बैलेंस शीट को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करे देन सोल ट्रेडर्स एंड पार्टनरशिप। क्या ये चीज क्लियर है आपको? कोई और रीजन भी था इसका बनाने? नहीं, और कोई रीजन नहीं है। थोड़े आइटम्स इसके ऐसे होते हैं कि इसको सेपरेट क्लासिफिकेशन की जरूरत थी, बट हाँ, सेपरेट क्लासिफिकेशन वाज द प्राइम रीजन की अलग किया गया इसको, ठीक है। ओके। अब पहली चीज क्या है इसमें लिखी हुई है? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड्स क्या होते हैं? एक तरीके से आपकी कैपिटल। शेयर होल्डर्स का जो पैसा है ना, शेयर होल्डर्स का जो जितना भी पैसा बनता है वो लिखा जाएगा शेयर होल्डर्स फंड्स में। तो शेयर होल्डर्स का कौन कौन सा पैसा बनता है? शेयर कैपिटल सबसे पहले तो, शेयर कैपिटल में दोनों आ जाएगा आपका, ठीक है। शेयर कैपिटल में दोनों चीजें आ जाएंगी, इक्विटी शेयर कैपिटल भी आ जाएगी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ जाएगी। समझी गए हो? यस सर। नेक्स्ट है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आ जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में हर वो चीज आ जाएगी जिसके आगे आप रिजर्व लगाते हो। रिजर्व एंड सरप्लस में हर वो चीज आ जाएगी जिसके आगे आप रिजर्व वर्ड लगाते हो, दैट विल कम अंडर रिजर्व्स। क्लियर है? एम्प्लॉय रिजर्व? एम्प्लॉयर रिजर्व कौन सा रिजर्व होता है? अरे मतलब रिजर्व वर्ड जिसके आगे भी लग गया वो रिजर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, गुल्लक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। क्लियर है कि नहीं? ओके। नेक्स्ट है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ठीक है। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, तो शेयर वारंट के अगेंस्ट आपको जो मनी रिसीव हुआ है दैट विल कम अंडर दिस हेड। तो शेयर वारंट क्या चीज है? शेयर वारंट पहले तो क्या चीज है देखो, जब आप कोई शेयर खरीदती हो ना किसी कंपनी का, तो कंपनी से आपको बदले में क्या मिलता है? शेयर सर्टिफिकेट मिलता है। शेयर सर्टिफिकेट पे बकायदा आपका नाम होता है कि दिस इज टू सर्टिफाई दैट इशप्रीत कौर इज नाउ अ शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, शी हैज एन शेयर होल्डिंग ऑफ फलाना फलाना शेयर्स ऑफ सौ रुपए ईच, ठीक है। ये बकायदा आपका नाम लिखा होता है सर्टिफिकेट पे। पर अगर आपने कंपनी को पैसे दिए और आपको बदले में जो सर्टिफिकेट मिल रहा है उस पर आपका नाम नहीं मेंशन्ड है, नो नेम, कोई आपका नेम नहीं मेंशन्ड है, तो फिर वो शेयर सर्टिफिकेट नहीं कहलाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज शेयर वारंट। उसको शेयर सर्टिफिकेट नहीं कहा जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज शेयर वारंट। और फिर वो जो अमाउंट कंपनी रिसीव कर रही है ना, कंपनी उसको अपनी शेयर कैपिटल में नहीं लिख सकती, उसको अलग यहां पे लिखना पड़ेगा, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। होगा वो शेयर होल्डर फंड का ही पार्ट, लेकिन शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होगा, अलग लिखा जाएगा, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स में लिखा जाएगा। बराबर है कि नहीं है? है? पर ऐसा करेगी क्यों कंपनी और कब? क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट होता है ना फ्रीली ट्रांसफरेबल है, तो कई शेयर होल्डर्स ऐसा चाहते हैं कि जो मैं शेयर का पैसा दे रहा हूं ना, जो मुझे सर्टिफिकेट मिल रहा है, अगर मैं चाहूं तो अपने दोस्त को दे दूं, अपने मतलब जानने वाले किसी को दे दूं,
तो उसको फ्रीली ट्रांसफर कर सके किसी और को, इसके लिए वो क्या चाहता है कि उसका नाम ना लिखा रहे उसमें, ठीक है, तभी तो ट्रांसफरेबल होगा, आराम से ट्रांसफर कर सकते हो, तो उस केस में शेयर वारंट काम आते हैं, ठीक है। ये बेसिकली शेयर होल्डर, बेनिफिट में ये बेसिकली शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है ज्यादा बेनिफिशियल, कंपनी के को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको पैसा चाहिए, पैसा मिल रहा है, ठीक है। ओके। कंपनी को तो पैसा चाहिए, उसको मिल रहा है बस, ठीक है, चाहे जैसे मिल जाए। शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि ऐसा डॉक्यूमेंट रहे जिसको मैं ट्रांसफर कर सकूं किसी को भी, तो इसलिए शेयर वारंट उसको काम आता है, बराबर है कि नहीं? यस सर। नेक्स्ट है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये क्या है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट? देखो, हमने शेयर चैप्टर में सीखा था क्या कि जैसे किसी शेयर, कोई आप शेयर इश्यू कर रहे हो, एप्लीकेशन है 3 रुपए की, अलॉटमेंट है 3 रुपए का, फर्स्ट कॉल है 2 रुपए की और सेकंड कॉल है 2 रुपए की। कंपनी को शेयर होल्डर से एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, एप्लीकेशन का पैसा मिल गया है तो क्या वो शेयर होल्डर मान लिया जाएगा? नहीं, शेयर होल्डर हम उसको मानना तभी शुरू करेंगे जब उसको शेयर अलॉट हो जाएगा, और उसको शेयर अलॉट कब होता है? अलॉटमेंट पे, है ना। शेयर होल्डर को हम शेयर अलॉट कब करते हैं, शेयर सर्टिफिकेट इशू कब करते हैं? अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट रिसीव होने के बाद। तो जिन शेयर होल्डर से अभी सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मिला है, अलॉटमेंट का पैसा अभी नहीं मिला है, क्या उनका पैसा, उनकी अमाउंट जो वो मिली है उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना उचित होगा? नहीं, अभी शेयर होल्डर ही नहीं माना तो शेयर कैपिटल में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो? तो ऐसे जो शेयर होल्डर्स है ना, जिनके शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई है पर अलॉटमेंट अभी भी पेंडिंग है, अलॉटमेंट अभी भी रिसीव नहीं की है, उनकी अमाउंट हम यहां अलग से लिखते हैं, दैट इज नॉट इंक्लूडेड अंडर शेयर कैपिटल। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट आएंगी आपकी थर्ड पॉइंट है नॉन करंट लाइबिलिटीज। ये तो आप बहुत अच्छे से जानती हो, मुझे इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन सुना दो बस, नॉन करंट लाइबिलिटीज की क्या होती हैं? सर, liabilities which are not payable under the financial year or during the financial year, 1 year. These are long term liabilities, these are long term liabilities which are paid beyond 12 months, है ना, 12 महीने के बाद ही पे करेंगे इनको, ठीक है। और इसमें देखो सबसे पहला आएगा मेरी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या है? लंबे समय के लिए मैंने जो पैसा उधार ले रखा है, इसमें आपका डिबेंचर्स भी आ जाएगा, डिबेंचर्स भी लंबे समय के लिए पैसा उधार ले रखा है मैंने, बैंक लोन वगैरह भी आ जाएगा, ये सब चीजें इसमें आएंगी। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं है? Yes sir. नेक्स्ट चीज है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। व्हाट इज सर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी? इट्स अ यूनिक थिंग। देखो, इसमें सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी के बारे में जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। देखो, होता क्या है, जिस हिसाब से हम अपने अकाउंट्स में बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं ना, पीएल और बैलेंस शीट बनाते हैं, टैक्स अथॉरिटीज जो होती है ना, मेरी इनकम टैक्स अथॉरिटीज जो हमारी होती हैं, वो उन नियम कायदे कानून के हिसाब से नहीं बनाती हैं जैसे हम अकाउंट्स में बनाते हैं। वो उनके कुछ अलग नियम कायदे कानून होते हैं और वो उसके हिसाब से पीएल और बैलेंस शीट बनाती हैं, ठीक है। जब आप इनकम टैक्स पढ़ोगी बीकॉम में जाके 3rd ईयर में, ठीक है, और अगर सीए करने का इरादा होगा तो अगले 1-1.5 साल में ही हो सकता है पढ़ लो। सीए करने का कोई इरादा है? बताइए। सर अभी सोचा नहीं। कर सकती हो ऐसे, अकाउंट्स तो सही है तुम्हारी, और वहां अकाउंट्स ही अकाउंट्स है, ठीक है। वो फालतू फंड के जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, कॉमर्स वगैरह, बिजनेस स्टडीज, वो दिमाग खराब करने के लिए नहीं होंगे वहां।
हालांकि अकाउंट्स बहुत अलग अलग टाइप्स की है वहां, ये दिक्कत हो सकती है कि कुछ ज्यादा ही अकाउंट्स है। ठीक। अब ये देखो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो है, मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारी इनकम टैक्स की अथॉरिटीज है वो अकाउंट्स के नियम कायदे कानून को नहीं मानती, वो अपना अलग ही हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करती है किसी भी कंपनी के। ठीक है, तो इस हिसाब से जो मेरी अकाउंटिंग इनकम आती है अकाउंट्स के, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के, अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, और जो टैक्स अथॉरिटीज मेरी टैक्सेशन इनकम निकालते हैं वो कभी भी इक्वल नहीं आती। या तो अकाउंटिंग इनकम ज्यादा होगी या तो, बताइए इसे मैं क्या करा दूं, ये कुछ बताती नहीं है। हाँ हेलो हेलो, सर बताइए इसके लिए क्या सही रहेगा, क्या करवा दूं इसे। हमारे हिसाब से आंटी सीए कर सकती है, मतलब क्योंकि इसका अकाउंट्स तो अच्छा है और पढ़ाना आप ही को पड़ेगा, तैयार है ना आप। देखिए फाउंडेशन फाउंडेशन लेवल पर तब कर देंगे, इंटरमीडिएट तो अभी हमने पढ़ाना है, पढ़ाया कभी नहीं है। 3 लेवल्स है ना उसमें, अच्छा। फाउंडेशन ही अभी पढ़ाया है फाउंडेशन वालों को, तो वो तो हम देख लेंगे। नहीं तो दूसरा ये चाहे तो एमबीए भी कर सकती हैं बीकॉम करने के बाद। ले, हाँ लेकिन बहुत हेक्टिक जॉब रहती है वो एमबीए की जो लगती है। ये दो सबसे, थोड़ा नॉलेज वगैरह देते रहिएगा कि क्या करना चाहिए, ठीक है। ये 2 लाइन सबसे अच्छी हैं जो मेरी समझ से है। पैसा अच्छा है इन एरियाज में, और मतलब ग्रोथ भी अच्छी है। सीए तो अपने आप में ही बेस्ट है, और एमबीए भी अच्छा ही है। एमबीए, लेकिन एमबीए फिर कैट के थ्रू ही करें, मतलब किसी रेप्यूटेड जगह से। हाँ हाँ, वो मैं बताता रहूंगा इनको, टेंशन ना लीजिए। ठीक। जी जी आंटी, चलिए। हेलो। हेलो। चलो, अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेशन इनकम समझ गई ना, कभी भी सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होगी। ठीक है, क्योंकि अकाउंट्स वाले अपने नियम कायदे कानून के हिसाब से बना रहे हैं, टैक्स वाले अलग नियम कायदे कानून के हिसाब से बना रहे हैं। तो अगर अकाउंटिंग इनकम मेरी ज्यादा है टैक्सेशन इनकम से, अगर मेरी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा आ रही है टैक्सेशन इनकम से, तो एज पर एएस नंबर 22 इट इज कॉल्ड डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। क्या कहते हैं इसको? एज पर एएस 22 इट इज कॉल्ड डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। ओके, बस इतनी बात हमें याद रखनी है इसके साथ इसमें। ठीक है, अब आप कहोगे सर टैक्सेशन वाले अकाउंट्स के नियम कायदे कानून को क्यों नहीं मानते, मतलब जैसे कुछ एग्जांपल दीजिए। जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स या प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, आप पीएल में डेबिट करती हो कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। पर टैक्स अथॉरिटीज कहती है ये गलत है, आप नहीं कर सकते हो, वो लोग अलाउ नहीं करते। जब आप अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स लेके जाएंगे ना, अपना पीएल और बैलेंस शीट अपने अकाउंट्स के रूल्स के हिसाब से टैक्स अथॉरिटीज के सामने, इनकम टैक्स वालों के सामने, वो कहेंगे प्रोविजन वोविजन हटा के लाओ यहां से, ये डेबिट ना, इनको हटाओ अपने पीएल से, तब अपना प्रॉफिट निकालो। ठीक है, और इसका कारण भी है, लॉजिकल कारण है कि प्रोविजन देखो आप अपनी एस्टिमेशन पे बनाते हो। प्रोविजन कैसे बनता है? एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन की एस्टिमेशन पे बनता है। मुझे लग रहा है भविष्य में मेरा लॉस होगा, उसके हिसाब से मैं पैसा जोड़ना चाहता हूं एक गुल्लक में, और वहां पे मैं प्रोविजन अपने लिए पैसा इकट्ठा कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन, है ना। प्रोविजन क्या होता है? भविष्य में मुझे लगता है कि मेरे को लॉस हो सकता है, तो उसके लिए मैं खुद से अभी अभी मुझे एस्टिमेट हो रहा है सिर्फ कि भविष्य में लॉस हो सकता है, मैं उसके लिए गुल्लक में पैसा जोड़ रहा हूं, दैट इज प्रोविजन। तो टैक्स अथॉरिटीज वाले कहते हैं कि अगर तुमको 50,000 का लॉस, 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में, तो तुम तो ये भी कह सकते हो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 50,000 का मुझे भविष्य में लॉस हो सकता है, तो तुम प्रोविजन पूरा का पूरा 50,000 डेबिट कर दो, तुम्हारा प्रॉफिट तो बचेगा ही नहीं, उल्टा तुम हो सकता है लॉस वॉस में आ जाओ। ठीक है, प्रोविजन ज्यादा से ज्यादा दिखा के कंपनीज क्या कर सकती हैं, अपना प्रॉफिट छिपा सकती हैं कि नहीं छिपा सकती हैं, यस सर। और ये टैक्स अथॉरिटीज को मंजूर नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इनकम टैक्स में रूल बना हुआ है कि आप प्रोविजन डेबिट कर ही नहीं सकते हो पीएल में। ठीक है,
इट इज कंसिडर्ड। दिखाने के लिए अलग से कोई बनाता है क्या? हाँ, उनको उनके लिए फिर आपको अलग तरीके से पीएल बनाना पड़ेगा टैक्स अथॉरिटीज के लिए। अपनी अकाउंटिंग वाले जो बना रहे हो ठीक है, उनके लिए अलग बनाना पड़ेगा और उनके हिसाब से नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, उस नेट प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। बराबर है। जो आप चैरिटी वगैरह अगर किसी एनजीओ वगैरह को पेमेंट कर रही हो, ठीक है, तो यहां पे तो अकाउंट्स में जितना कर दिया सब डेबिट कर दो पीएल में, ये रूल है। लेकिन वहां भी एक स्पेसिफाइड लिमिट होती है, केवल उतना ही डेबिट कर सकते हो आप, जो उनकी स्पेसिफाइड लिमिट है ना इनकम टैक्स की, उस लिमिट तक ही डेबिट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं डेबिट कर सकते। ठीक है। ओके। तो इन इन नियम कायदे कानून के हिसाब से आपको अलग बनाना होता है। और उसमें फिर अगर आपकी जो अकाउंटिंग इनकम यानी अकाउंटिंग प्रॉफिट अगर टैक्सेशन प्रॉफिट से ज्यादा आ रहा है तो वो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी कहलाएगा। समझ गई? जब इनकम टैक्स वालों को एनजीओ से क्या मतलब है? अरे एनजीओ को आप चैरिटी कर रहे हो ना, चैरिटी इज एन एक्सपेंस, पीएल में डेबिट करती हो। पर एनजीओ वो इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि एनजीओ तो आप क्या कर सकते हो, एनजीओ आपके किसी जानने वाले का भी हो सकता है और जानबूझ के आपने क्या किया हो, एक तरफ पैसा ट्रांसफर किया हो ये दिखाने के लिए कि आप चैरिटी कर रहे हो और आप पूरा का पूरा स्टेट पीएल में उसका इफेक्ट डाल दो, डेबिट कर दो और अपने नेट प्रॉफिट को कम कर दो। ठीक है, नेट प्रॉफिट कम होगा तो इनकम टैक्स तो कम हो ही जाएगा। तो और दूसरी तरफ आप कहीं वहीं साइड से कैश निकाल लो उनसे, आपके जानने वाले एनजीओ है तो आप क्या कर लोगे, उनसे जाके कैश में पैसा वापस ले लोगे अपना जो आपने ट्रांसफर किया होगा उनको। ठीक है, तो आपका डबल बेनिफिट हो रहा है। आप मतलब इनकम टैक्स वालों को मूर्ख भी बना रहे हो, प्लस आप अपना प्रॉफिट भी बचा रहे हो, टैक्स भी बचा रहे हो। सर ऐसे तो दूसरे केसेस में भी हो सकता है। ऐसा बहुत सारे केसेस में हो सकता है। तो मैं पूरा इनकम टैक्स थोड़ी बता रहा हूं आपको, मैं यही तो कह रहा हूं कि हर केस के लिए वहां पे अलग रूल एंड रेगुलेशन है। जो आपने अकाउंट्स के हिसाब से रूल रेगुलेशन सीखे हैं उसमें आप देखोगे जब इनकम टैक्स पढ़ोगे कि हर चीज में उन्होंने कुछ अलग ही नियम कायदे कानून बना रखे हैं। ठीक है, आपको उन नियम कायदे कानून के हिसाब से पीएल और बैलेंस शीट वहां बनानी पड़ती है। ठीक है, उन्होंने हर चीज में रुकावटें रखी हैं कि आप कहीं भी चोरी ना कर सको। ठीक है। ओके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में क्या आ जाएगा, जैसे कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स वगैरह याद है, अभी हमने पढ़ा था डिबेंचर्स चैप्टर में। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स वो आएगा जैसे कि इसमें ठीक है। और लास्ट है इसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये चार चीजें आती है नॉन करंट लाइबिलिटीज में। लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे 12 महीने से एक्सेस पे आप जो भी प्रोविजंस बना रहे हो वो सब लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और जो नॉन करंट लाइबिलिटीज आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म प्रोविजन में नहीं आ सकती, वो जाएंगी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, जो लॉन्ग टर्म नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन में नहीं जा पा रही, वो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में जाएंगी, जैसे कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब ये आपको क्लियर है कि नहीं कि ये लाइबिलिटी होती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नो सर। ये लाइबिलिटी होती थी क्योंकि पेमेंट करनी पड़ेगी ना फ्यूचर में। चलिए ये हमारा हो गया। अब हम बढ़ते हैं चौथे पॉइंट पे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट क्या है, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज कौन सी लाइबिलिटीज होती हैं, वो लाइबिलिटीज जो मुझे साल भर या साल भर से कम पीरियड में पे करनी है, डेट कम्स अंडर करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, वो लाइबिलिटीज जो मुझे साल भर या साल भर से कम पीरियड में पे करनी है, दैट इज करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, और करंट लाइबिलिटीज में मैं क्या क्या लिख सकता हूं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। क्या क्या लिख सकता हूं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स क्या है, कम समय के लिए मैंने जो पैसा उधार लिया है ना, कम समय के लिए मैंने जो पैसा बोरो किया है, डेट कम्स अंडर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स।
अगर मैंने 12 महीने या 12 महीने या उससे कम पीरियड के लिए लोन लिया है, रीपेमेंट का जो पीरियड है 12 महीने उससे कम पीरियड में है, तो डेट इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, और अगर उससे ज्यादा का है तो डेट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बराबर है कि नहीं? इस तरीके की बोरोइंग्स में ज्यादातर दोस्तों वगैरह से ही करता हूं। लेकिन अगर आप टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के जो बहुत यूज होते हैं वो है जैसे कि ट्रेजरी बिल्स ले लो, ये कंपनी इशू करती है शॉर्ट टर्म में पैसा बोरो करने के लिए लोगों से। कमर्शियल पेपर ले लो, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये दो काफी पॉपुलर है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है ट्रेड पेबल। इसका मतलब आप बताएंगे मुझे, ट्रेड पेबल का मतलब क्या होता है? करंट लायबिलिटी है। और प्लस, प्लस भी कुछ होता है? करंट लायबिलिटी है और इसके अंदर दो चीजें आती हैं। हाँ, ट्रेड पेबल के अंदर दो चीजें होती हैं। पेबल। हाँ, ट्रेड पेबल का मतलब है क्रेडिटर्स प्लस बिल पेबल, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, फिर हो गया मेरा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। जो प्रोविजंस मैं शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बना रहा हूं, जो प्रोविजंस मैं शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बना रहा हूं, दैट इज शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है, इसमें आ जाएगा जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वगैरह। ठीक है, और जो मेरी करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स या शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नहीं आ रही है, दैट विल बी रिटन अंडर अदर करंट लायबिलिटीज। ठीक है, जो मेरी करंट लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नहीं आ रहा, दैट विल बी रिटन अंडर अदर करंट लायबिलिटीज। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा फिर? इसमें आ जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ले लो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ले लो, ये सब आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके, ओके। यस सर। चलिए इसके बाद हम टोटल कर देंगे और लायबिलिटीज का टोटल आ जाएगा मेरे दोनों साइड का। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज आपको क्लियर है? लायबिलिटी हमने पूरा देख लिया, कोई डाउट है इसमें? नो सर। ओके, चलिए अब सेकंड पे आते हैं, एसेट्स। एसेट्स में वही पुरानी परंपरा है, दो टाइप के होंगे, नॉन करंट, करंट। नॉन करंट का मतलब बताओ फटाफट नॉन सब। करंट वही जो मतलब 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म है। अरे 12 महीने के बाद क्या करेंगे? मतलब 12 महीने के बाद पहले ये लोग कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते ये एसेट। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, 12 महीने से पहले ही कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते। द बेनिफिट फ्रॉम दीज एसेट्स विल बी डिराइव्ड फॉर अ पीरियड बियॉन्ड 12 मंथ्स। ओके, दिस इज द एग्जैक्ट लाइन। ओके, हाँ, कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये भी लाइन आपको लिखनी होती है, और बियॉन्ड 12 मंथ्स भी लिखना होता है, मतलब वही, हाँ, बेनिफिट बियॉन्ड 12 मंथ्स भी लिखना होता है। ठीक है, इसमें 5 चीजें मैं लिखूंगा। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स में मैं 5 चीजें लिखता हूं। पहला होगा फिक्स्ड एसेट्स, सबसे पहला फिक्स्ड एसेट। और फिक्स्ड एसेट दो प्रकार के होते हैं, आप भली बात ही जानती हो क्या था, टैंजिबल और इनटैंजिबल। ठीक है, पर यहाँ पे दो और टाइप्स हैं, कंपनी है ना, बड़ी बड़ी संस्थान है, तो यहाँ दो चीजें और हो गई हैं। टैंजिबल एसेट्स तो है ही है, टैंजिबल एसेट्स कौन से एसेट्स हैं? जिन्हें मैं छू और देख सकता हूं वो। इनटैंजिबल एसेट्स कौन से एसेट्स हैं? सेकंड, जिन्हें मैं छू और देख नहीं सकता हूं, केवल फील कर सकता हूं। ठीक है, टैंजिबल एसेट्स के एग्जांपल मशीनरी, प्लांट एक्सेट्रा, और इनटैंजिबल एसेट्स के एग्जांपल गुडविल, पेटेंट एक्सेट्रा। ठीक है, इन दोनों में कोई डाउट नहीं है। तीसरा है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तीसरा है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। सर व्हाट इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस? देखो, कई ऐसे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स मुझे मिल जाते हैं ना, लॉन्ग टर्म नेचर के, कई ऐसे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट मुझे मिल जाते हैं ना, जैसे लॉन्ग टर्म नेचर के, जैसे कि मान लो योगी आदित्यनाथ तुम्हें प्रोजेक्ट दे देते हैं कि लखनऊ की जो सेकंड मेट्रो लाइन है ना, वो आप बिछाओगी। ठीक है, उसका पूरा कंस्ट्रक्शन आप करोगी। तो अब मुझे बताओ, मेट्रो लाइन कंस्ट्रक्ट करने का काम क्या आप 1 साल के अंदर निपटा सकती हो?
मेट्रो लाइन कंस्ट्रक्ट करने का काम क्या आप 1 साल में निपटा सकती हो? नो सर। नहीं, इसके लिए कम से कम 5-6 साल लग जाएंगे आपको, है ना? तो 5-6 साल लग जाएंगे, और उन्होंने पैसा जो दिया होगा वो आपको इकट्ठा दे दिया होगा ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो वो जो पैसा आपको रिसीव हो रहा है वो किसके लिए मिल रहा है? वो एक ऐसे काम के लिए मिल रहा है जो आप एक कंटिन्यूअस बेसिस पे लॉन्ग टर्म पीरियड में करती रहोगी 5-6 साल तक, आने वाले समय तक। तो दैट अमाउंट विल बी शोन अंडर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, तो मतलब वो पूरी अमाउंट को कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोला जाएगा? यस। वर्क आपका प्रोग्रेस में ना, अभी मेट्रो बना तो नहीं गई 1 साल में, चलता रहेगा आने वाले सालों तक। तो आने वाले सालों तक इसको वर्क इन प्रोग्रेस बोलते रहेंगे। और जैसे कि करंट ईयर है आपका, करंट ईयर में मतलब आपको इकट्ठा मान लो मिला है उसके लिए 20 करोड़ रुपए, और आपको लगता है कि 6 साल में हम मेट्रो बना लेंगे। तो फर्स्ट साल आप बैलेंस शीट में 20 करोड़ शो करोगी, अगले साल 20 नहीं 24 कर लो उसको जरा। अगले साल क्या करोगी, 24 में से 6 को घटा दो, 24 में से 6 डिवाइड कर दो, कितना हुआ 4, 4 करोड़ उसमें से माइनस कर दोगी। ठीक है, फिर कितना शो करोगी, 20 करोड़। यानी आप ये शो करोगी 4 करोड़ वैल्यू कम हो गई है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की। ठीक है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू 4 करोड़ से कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि जो एस्टिमेटेड लाइफ थी उस वर्क इन प्रोग्रेस वाले जो आइटम है, यानी मेट्रो प्रोजेक्ट जो है, मेट्रो प्रोजेक्ट जो है आपका, उसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है कंप्लीट होने की, जो 6 साल थी, वो 1 साल बीत चुका है। इसीलिए आपने क्या किया, उस अमाउंट में से 4 करोड़ माइनस कर दिया। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? ओके। और बहुत ज्यादा चिंता ना करो, ये जो होगा इसका अमाउंट एज इट इज क्वेश्चन में दिया जाता है। अगर बैलेंस शीट कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन आपके कोर्स में होंगे, जो कि आप मुझे अभी भेजोगे मैं देखूंगा, अगर इसके क्वेश्चन होंगे तो इस चीज को आपको एज इट इज दिया जाता है क्वेश्चन में। इसको घुमा फिरा के नहीं देते वो लोग, घुमा फिरा के आपको टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स में ही देंगे। ठीक है, वो आपको याद होना चाहिए अब कि कौन सा एसेट्स टेंजिबल है, कौन से इंटेंजिबल है। नेक्स्ट है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट जैसे कि कोई, फाइनेंस का भी हाँ अप्रूवल। हाँ बिल्कुल वही। और दूसरा ले लो, जैसे सॉफ्टवेयर कोई बना रही हो आप, अपना खुद का सॉफ्टवेयर बना रही हो, सॉफ्टवेयर भी तो इंटेंजिबल एसेट होता है ना। और अगर डेवलपमेंट प्रोसेस में है उसका तो, पेटेंट कराना होगा। हाँ, तो उसका जो प्रोसेस है अगर डेवलपमेंट में है अभी, तो वो इसमें दिखाया जाएगा। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट्स में यहाँ 4 चीजें आएंगी। फर्स्ट इज टैंजिबल एसेट, सेकंड इज इंटैंजिबल एसेट, थर्ड इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और चौथा है इंटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या है? जो इन्वेस्टमेंट मैंने कहीं कर रखी है फॉर अ पीरियड बियॉन्ड 12 मंथ्स, जो इन्वेस्टमेंट मैंने कहीं कर रखी है फॉर अ पीरियड बियॉन्ड 12 मंथ्स, दैट कम्स अंडर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल बढ़िया, सही है। नेक्स्ट है डेफर्ड टैक्स एसेट। डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होता है? जब अकाउंटिंग इनकम टैक्सेशन इनकम से ज्यादा थी तो वो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी था। जब अकाउंटिंग इनकम टैक्सेशन इनकम से ज्यादा थी तो वो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी था। जब अकाउंटिंग इनकम टैक्सेशन इनकम से कम होगी, जब अकाउंटिंग इनकम टैक्सेशन इनकम से कम होगी, तो एएस नंबर 22 के हिसाब से दैट विल बी डेफर्ड टैक्स एसेट। ओके, क्लियर है? मतलब अरे मतलब क्या? अभी वो बताया था ना पूरा, और एक्सप्लेन कर दीजिए। अभी वो बताया था ना कि सेपरेट बनाते हैं टैक्स वाले, उनके नियम कायदे कानून अलग होते हैं। तो ये बताया था कि अकाउंट्स के हिसाब से जो इनकम आ रही है, अगर वो टैक्सेशन इनकम से ज्यादा है, ठीक है, तो एएस नंबर 22 के हिसाब से वो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कहलाता है। और अगर उसका उल्टा है कि टैक्सेशन इनकम अकाउंटिंग इनकम से ज्यादा है, तो वो डेफर्ड टैक्स एसेट कहलाता है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? अच्छा अच्छा, वैसे सर ये हम लोग के कोर्स से हटा दिया गया है। क्या हटा दिया गया है? क्या यही वाला पॉइंट। पॉइंट हटा दिया? डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, चैप्टर अगर कोई डिलीट हुआ वो बताओ, मतलब बैलेंस शीट के बीच की कोई चीज हटाई नहीं जा सकती। ये वाला पॉइंट हटा दिया गया है। क्या आपकी बुक में, वो जो बैलेंस शीट बुक में बनी है उसमें नहीं लिखा है? लिखा है लेकिन
स्कूल वाला सर बोल रहे थे कि हटा दिया गया ऐसे। सर ने उसको कटवा दिया, नहीं वो मत करो, ठीक है, याद रखो इसको। देखो ऐसे बीच में नहीं, ये कंपनी की बैलेंस शीट है, कोई बीच की चीज अगर पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया होता तो मैं नहीं पढ़ाता इसको, ठीक है, लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट में बीच की कोई चीज स्किप ना करो, ये एक ही पैटर्न पे बनती है, ठीक है, एक ही फिक्स पैटर्न पे बनती है, कुछ भी इसमें आगे पीछे नहीं कर सकते, कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते, हमें एज इट इज बनाना सीखना होता है इसमें, है ना। तो इसमें वो रिस्क ना लो, ठीक है। और इसके न्यूमेरिकल है बुक में, वो तो देखना पड़ेगा ना, वो चलो भेज दूंगी आपको। वो भेजना, है ना। अगर मैं चाहूं ना तो इसमें मैं ये भी नहीं कर सकता हूं कंपनी की बैलेंस शीट में कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को नीचे लिखूं और डेफर्ड टैक्स एसेट को ऊपर लिखूं, ये भी गलत माना जाता है, इसके भी नंबर कट जाएंगे, ठीक है। यहां देखो ऊपर था जो अदर करंट लाइबिलिटीज है, कहां गया लाइबिलिटी वाला, अदर करंट लाइबिलिटी ऊपर लिखा है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन नीचे लिखा है। अगर मैं इसको ऊपर करने की कोशिश करूं कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन ऊपर लिख दो, अदर करंट लाइबिलिटी नीचे लिख दो, इसके भी नंबर कट जाएंगे। जिस तरीके से बनी उसी तरीके से बनाना है कंपनी की बैलेंस शीट। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये कंपनीज एक्ट ने इशू की है, देश के एक एक्ट ने इशू की है, देश के एक कानून ने इशू की है, उसको बिल्कुल उसी तरह एग्जीक्यूट करना है जैसा कानून में लिखा है, ठीक है। हम अपने हिसाब से चीजें ऊपर नीचे नहीं कर सकते, सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप में कर सकते थे, यहां नहीं कर सकते, अपने हिसाब से ऊपर नीचे करने में भी नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो कंपनी अकाउंटिंग आसान है, लेकिन बहुत ध्यान रखने वाली चीज भी है। हाँ, कंपनी की अकाउंटिंग अगर आप पार्टनरशिप से देखो ज्यादा आसान है, पार्टनरशिप में बहुत अननेसेसरी कैलकुलेशंस बहुत है हर जगह। कंपनी की अकाउंटिंग में अभी तक क्या किया है, जर्नल एंट्री तो की है सिर्फ, ठीक है, लेकिन ये सब नियम कायदे बहुत है कंपनी के अकाउंटिंग में, आप चीजों को अपने हिसाब से ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो, जो फिक्स पैटर्न बता दिया गया बिल्कुल उसी तरह बनाना है हर चीज को, रिजिड है चीजें क्योंकि देश के लॉ के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइटम है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्या है, आपने किसी को लोन दिया, ठीक है, आपने किसी को लोन दिया, मान लो आपने मुझे लोन दिया और वो लोन दिया है आपने फॉर अ पीरियड बियॉन्ड 12 मंथ्स, यानी रीपेमेंट का जो पीरियड है बियॉन्ड 12 मंथ्स है, तो दैट विल बी कॉल्ड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ओके। आपने किसी को लोन दिया फॉर अ पीरियड बियॉन्ड 12 मंथ्स, द रीपेमेंट इज बियॉन्ड 12 मंथ्स, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ओके। और लास्ट में लिखा है अदर नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। अगर कोई भी नॉन करंट एसेट फिक्स्ड एसेट्स में नहीं क्लासिफाई कर सकते उसको, ना ही नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्लासिफाई कर सकते हैं, ना ही डेफर्ड टैक्स एसेट में क्लासिफाई कर सकते हैं, ना ही लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में क्लासिफाई कर सकते हैं, तो उसको क्लासिफाई करेंगे अंदर अदर नॉन करंट एसेट्स में। और इसमें जैसे क्या क्या आ जाएगा, फिक्टिशियस एसेट्स वगैरह आ जाएंगे, जैसे कि P&L अकाउंट में अगर कोई लॉस है वो आ जाएगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वगैरह आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। ओके, और कोई एग्जांपल होगा इसका? इसका अदर जब चीज लग रही है ना तो इसका मतलब ही वही है कि अगर कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट है आपके पास जो कि फिक्स्ड एसेट में क्लासिफाई नहीं कर सकते हो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में उसको क्लासिफाई नहीं कर सकते, ना ही डेफर्ड टैक्स एसेट में, ना ही लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में, तो फिर उसके लिए वही जगह बची अदर नॉन करंट एसेट में। दो एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, एक फिक्टिशियस एसेट्स, दूसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है। ओके, अब आते हैं करंट एसेट्स पे। करंट एसेट्स हमारे शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं जो कि मुझे बेनिफिट देते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 12 और लेस देन 12 मंथ्स, है ना। करंट एसेट्स मेरे वो एसेट्स होते हैं जो कि मुझे बेनिफिट देते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 12 और लेस देन 12 मंथ्स, है ना। इसमें सबसे पहले हमने लिखा है क्या, करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स मेरी वो इन्वेस्टमेंट है जो कि मैंने की है फॉर अ पीरियड ऑफ 12 और लेस देन 12 मंथ्स, ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट्स मेरी वो इन्वेस्टमेंट्स है जो कि मैंने की है फॉर अ पीरियड ऑफ 12 और लेस देन 12 मंथ्स, ठीक है। सेकंड है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज क्या है, मेरा स्टॉक है। इन्वेंट्रीज रॉ मटेरियल की भी हो सकती हैं, WIP की भी हो सकती है, स्टॉक एंड ट्रेड की भी हो सकती हैं, कई तरीके की हो सकती हैं। क्लियर है।
ओके। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल्स। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? डेटर्स प्लस बीआर। डेटर्स प्लस बीआर क्या है? आपका ट्रेड रिसीवेबल है। क्लियर है? नेक्स्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। नेक्स्ट क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसमें क्या क्या आ जाएगा? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अप टू 3 मंथ्स। वो आपने कैश फ्लो की थ्योरी जब मैंने पढ़ाई थी उसमें बताया था ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या आ सकता है, वही 4-5 चीजें इसमें आएंगी। क्लियर है? नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगर आपने किसी को लोन दिया है फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स, अगर आपने किसी को लोन दिया है फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स, यानी रीपेमेंट का जो पीरियड है वो 12 मंथ से कम का है, ठीक है, यानी रीपेमेंट का पीरियड 12 मंथ से कम का है, तो वो कहलाएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। क्लियर है? तो ये एसेट साइड में लिख रहे हैं, तो मतलब दिया है लोन। हाँ, लोन देना तो एसेट है ना, लोन देना लाइबिलिटी है। ठीक है? ओके। ओके। और अगर कोई करंट एसेट है जो ना मैं तो उसको करंट इन्वेस्टमेंट में लिख सकता हूँ, ना इन्वेंटरीज में लिख सकता हूँ, ना ट्रेड रिसीवेबल्स में लिख सकता हूँ, ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में लिख सकता हूँ, ना उसको मैं शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में लिख सकता हूँ, तो कहां लिखूंगा उसको? अदर करंट एसेट्स में। ठीक है? अगर कोई भी करंट एसेट है जिसको मैं ना करंट इन्वेस्टमेंट में लिख सकता हूँ, ना इन्वेंटरीज में लिख सकता हूँ, ना ट्रेड रिसीवेबल्स में लिख सकता हूँ, ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में लिख सकता हूँ, ना कैश शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में लिख सकता हूँ, तो मैं उसको कहां लिखूंगा? अदर करंट एसेट में। फॉर एग्जांपल प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। ठीक है? क्लियर है? ओके। इसके बाद आप टोटल कर देंगे पूरे एसेट्स का, नॉन करंट प्लस करंट एसेट्स, और जो एसेट्स का टोटल आएगा वो लायबिलिटी के टोटल के बराबर आना चाहिए। बोथ प्रीवियस ईयर्स की जो लायबिलिटी और एसेट्स के टोटल है वो भी इक्वल होने चाहिए, और करंट ईयर के जो एसेट्स और लायबिलिटीज के टोटल है वो भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है? क्लियर है? देखो इसमें मैंने नोट्स में हर एक आइटम को क्लासिफाई भी करके रखा है आपके लिए। ठीक है? तो बुक में बहुत ज्यादा ब्रॉडली दिया हुआ है, कंसाइज फॉर्म में मैंने इसमें क्लासिफाई करके रखा हुआ है आपके लिए, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ये नोट्स मैंने आपको भेज दिए ना? यस सर। ठीक है, चलो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप मुझे भेज देना अगर न्यूमेरिकल्स होंगे इस बैलेंस शीट वाले आपके कोर्स में तो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है? और नहीं होंगे तो फिर इसके बाद कंपैरेटिव कॉमन साइज, क्योंकि आपको क्लियर नहीं है कि आपके कोर्स में है कि नहीं है, तो फिर कल से हम लोग कैश फ्लो शुरू करेंगे। ठीक है? हालांकि कैश फ्लो आपका मंडे तक हो नहीं पाएगा क्योंकि बड़ा चैप्टर है, लेकिन जितना हो जाएगा उतना करेंगे। ठीक है?